नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के एक बयान ने तूफान मचा दिया है। योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि अगर भाजपा को मुझसे फायदा नहीं है तो वो निषाद पार्टी से गठबंधन तोड़ दे। संजय निषाद के इस बयान से बीजेपी में खलबली है और डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। दरअसल संजय निषाद को लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को, निषाद नेताओं को आगे करके उनकी पार्टी को कमज़ोर करने में लगी हुई है। यूपी तक से एक बातचीत की संजय निषाद ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नाम बताए, साध्वी निरंजन ज्योति जो उस समाज से आती हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं जेपी निषाद, उनका नाम बताया, और भी कुछ नाम बताए कि ये वो चेहरे हैं जो निषाद पार्टी को लेकर अनर्गल बातें करते हैं और उनका वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के किले में सहयोगी पार्टियों की शक्ल में जो स्तंभ लगे हुए हैं, जिन्हें हम कहते रहे हैं कि ये स्तंभ हैं बीजेपी के, उनमें दरारें आ रही हैं क्या? ये जानने के लिए, क्योंकि और भी सहयोगी दल हैं जिन पर हम बात करेंगे, और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो संजय निषाद के बयान पर ही मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। सीधा बोल दिया कि गठबंधन तोड़ दें। अब 2027 के लिए चूंकि भले ही कुछ महीने बचे हुए हैं, 15-16, लेकिन हर चीज़ 2027 के चश्मे से ही देखी जा रही है। ऐसे में बीजेपी के एक सहयोगी दल का उत्तर प्रदेश में कहना कि गठबंधन तोड़ दे बीजेपी, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, बात गहरी भी है और कुछ हद तक सामान्य भी है। गहरी इसलिए कि टाइमिंग जो है वो अब शनय शनय वो गहरी होती जा रही है। यानी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन मोड में धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज आती जा रही हैं, और ऐसे वक्त इस तरह की बात करना तो जाहिर सी बात है किसी भी गठबंधन के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने जो बातें कही हैं उसका बहुत बड़े फलक पर कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत स्थानीय है, और स्थानीय में भी विशुद्धशः गोरखपुर जिले से संबंधित राजनीति की है। इतना तो पता है लोगों को कि जयप्रकाश निषाद जो एक जमाने में बीएसपी में हुआ करते थे, बिल्कुल राज्य मंत्री का दर्जा था, अब विधायक भी चुने गए, और उसी सीट से विधायक चुने गए जिस सीट से इस वक्त डॉक्टर संजय निषाद के बेटे श्रवण निषाद विधायक है, गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से। चौरी चौरा सीट वहीं से 2017 में इलेक्शन हारे, और 2022 में श्रवण निषाद वहां से चुनाव जीते। वो सीट जो है वो निषाद पार्टी के कोटे में भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। तो एक वक्त था वाकई जब जयप्रकाश निषाद की राजनीति ऊंची थी, बड़े स्तर पर थी। संजय निषाद संघर्ष करके आए। अब हुआ क्या कि जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संजय निषाद की पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, स्थापना दिवस मनाया जो अभी स्थापना 2-3 दिन पहले स्थापना दिवस हुआ, उससे जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन है यानी इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में जिसमें समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, उसको भी इन लोगों ने एक तरीके का संदेश, बड़ा संदेश दिया कि हम जो सहयोगी दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी मजबूती आप देख लीजिए, जातीय आधार पर हमारी मजबूत गोलबंदी है, और एक अच्छा संदेश दिया। उसी के ठीक बाद जयप्रकाश निषाद ने कुछ स्थानीय स्तर पर ऐसा बयान दे दिया, बीच में भी 1-2 बार ऐसा कुछ बोले हैं जो डॉक्टर संजय निषाद को बहुत अटपटा लगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी पार्टी है, अच्छे खासे विधायक जिता करके लाते हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ, लंबे समय से, अब तो लंबा समय हो गया, जुड़े हुए हैं। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जो भले कहीं से किसी और दल से आया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक दृष्टि से उसके साथ हो और उसका पुराना आधार भी रहा हो, वो अगर कुछ बोलेगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन इस पर होगा। मुझे लगता है कि मूलतः ये हम्म जो रिएक्शन है उसी को लेकर के है। हम्म हालांकि मैंने जैसा कहा कि टाइमिंग और जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उससे उनका दर्द भी झलकता है। हम्म और उनसे एक एक तरीके से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल चुनौती भी एक तरीके से उन्होंने दे दी है। तो हम्म बाहर से तो बहुत बड़ा लगता है पूरा इसका जो परिणाम या इसकी जो ध्वनि दिखती है, जी। लेकिन अंदरूनी ऐसा है नहीं। तो ऐसे हम्म में भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए। देखिए, एक बात जान लीजिएगा, हम्म भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में उसके साथ दिक्कत क्या है कि उसको ओबीसी की कुछ प्रमुख जातियों के वोट के लिए उन छोटे दलों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उसके साथ गठबंधन में शामिल है। अब आप बिल्कुल। कुर्मियों कुर्मियों की बात देख लीजिए। स्वतंत्र हम्म देव सिंह जैसे मजबूत नेता जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अच्छी पकड़ है, अच्छा चेहरा है, लेकिन उसके बाद और भी कुर्मी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे संतोष गंगवार रहे हो, अब ठीक है राज्यपाल हो गए, लेकिन लगातार यहाँ सक्रिय रहे। और भी कई नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि आ, कुर्मी वोटों के लिए एक बड़े क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपना दल पर निर्भर रहती है हम्म जो उसका प्रमुख सहयोगी दल है। और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जाति आधार पर मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की उनको साथ लेना, क्योंकि हम्म उनके अपनी पार्टी की चाहे जितने बड़े चेहरे हो, उनका पैन उत्तर प्रदेश संभवतः उतना बड़ा प्रभाव नहीं है जितना उन छोटे दल हैं जो उनके सहयोगी के रूप में गठबंधन में काम कर रहे इसीलिए हैं। और इसीलिए संजय निषाद अपने स्थापना दिवस पर जब उनके बगल में आशीष पटेल बैठे हैं, जब उनके बगल में ओम प्रकाश राजभर बैठे हैं, उनके बगल में जयंत चौधरी की पार्टी के संजय चौहान बैठे हैं, ऐसी सूरत में वो ये ऐलान करते हैं कि असली पीडीए हम हैं। तो भले ही वो अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती दे रहे हो, लेकिन अपने आप बीजेपी को भी तो ये संदेश दे रहे हैं ना कि भैया पीडीए, अखिलेश के पीडीए से लड़ने के लिए ये हमारा गुलदस्ता जो तस्वीर में दिख रहा है ये आपको चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने अपने जवाब की शुरुआत में हम्म आपसे यही कहने का प्रयास किया कि जी। ये संदेश खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये हम्म संदेश अखिलेश यादव के लिए भी है कि हम पीडीए हैं, हम हम्म ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े वो हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैसे ही जो मैं बता रहा था, निषाद नेता भले ही भारतीय जनता पार्टी में, और बाबूराम निषाद राज्यसभा सदस्य, हम्म और ये जयप्रकाश निषाद ये बहुजन समाज पार्टी से यहाँ आए, साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में मंत्री रही हैं। हम्म इन सब के बावजूद निषाद वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरवाइव करना है, मजबूत बनना है, बने रहना है। तो निषाद वोटों के लिए उसकी मजबूरी है डॉक्टर संजय निषाद। और संजय निषाद जैसे भी हों, वो गठबंधन धर्म का लगातार बहुत अच्छी तरीके से पालन करते आ रहे हैं। और यही वजह आपने हमेशा चित्रों में देखा होगा कि संजय निषाद को अमित शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, वो हमेशा उनको बुला करके उनकी पीठ हम्म थपथपाते रहते हैं, उनको बल देते रहते हैं। उनके कुछ ग्रीवांसेस जो होते हैं वो शायद यहाँ के संगठन से नहीं बात करते हैं, वो सीधे चले जाते हैं उनके पास। बिल्कुल। ऐसे ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि अनिल राजभर जैसे कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, हम्म सकलदीप राजभर बलिया के हैं, उनको लोग राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने। और भी राजभर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की न्यूनतम मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में अपना
बड़ा आकार बनाए रखने के लिए उसे ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। जी। बल्कि बहुत बार तो ये भी कहा जाता है, अब ओबीसी में और भी आप देख लीजिए, बड़े चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब ओबीसी को हर दृष्टि से पकड़े रहने के लिए उनको सहयोगी दलों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और आज की तारीख, ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब होना है, यानी हैट्रिक लगानी है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उसको डेंट लगा है, जो बड़ी चोट लगी है, उसको दूर करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी वर्ग को साथ जोड़े रहने, यानी जो टूटे हैं उनको वापस लाने की जरूरत है। और उसके लिए मैं बार बार आपसे ही चर्चा में इसी प्लेटफॉर्म पर नीरज जी कह चुका हूं कि ओबीसी लीडरशिप को बहुत बड़े फलक पर लाने की जरूरत है। आज की तिथि में ध्यान रखिएगा, जो हालात है इससे आगे बढ़ करके चाहे सरकार में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, संगठन में चेहरा दें, कुछ करें, लेकिन अगर 2014 के पहले यानी 2013 से जो एक वातावरण बनना शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी नाम के शख्स के पर्दे पर आने के बाद एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता 2013 में प्रारंभ होने के बाद 2014 से जो सपोर्ट ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों का झूम करके भारतीय जनता पार्टी को मिला, और 2017, 2019, 2022 तक मुकम्मल जुड़ा रहा, वही इक्वेशन, वही हालत और वही नक्शा फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोहराने की जरूरत है। वरना अखिलेश यादव को पीडीए का माहौल इस तरीके से बनना शुरू हो रहा है, ये जमीनी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ओबीसी वर्ग को मैसेज नहीं दिया कि हम ठीक है, आपकी नाराजगी हमको दिखी 2024 में, 2024 की स्थिति क्यों आई? 2024 में जो अपर कास्ट, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तो टूटा लेकिन ब्राह्मण इंटैक्ट रहा, बाकी बनिया और अन्य जातियां जो हैं, वैश्य बिरादरी और अन्य जातियां जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही। टूटा कौन? टूटा ओबीसी वर्ग। ओबीसी की करीब करीब सभी जातियों में बड़ी टूटन हुई, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो गई, उसको जोड़ने की जरूरत है, उसको संदेश देने की जरूरत है, मैसेजिंग की सख्त जरूरत है कि नहीं, आप हमारे लिए अहम है, हम आपके वर्ग के नेताओं को चाहे सरकार में चाहे संगठन में ये तवज्जो दे रहे हैं। ये नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन चल रहा है पीडीए बनाम पीडीआर, यानी अखिलेश यादव का पीडीए, मैं अखिलेश यादव के पीडीओ को बहुत मजबूत इस देश नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी मेरा मानना है कि इसमें से जो डी है दलित, वो डिलीट है। वो तो संजोग की ऐसी इक्वेशन, ऐसी परिस्थितियां थी कि 2024 में एक बड़ा हिस्सा, उसका ठीक ठाक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया है, लेकिन वो फिर से जाएगा, इसको कोई कह नहीं सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज को जी। तो डी तो मैं आधा डिलीट, आधा ज्यादा डिलीट मानता हूं, लेकिन इस पीडीए के मुकाबले जो पीडीआर की एक चर्चा अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी में होती है कि पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद, ये उसका मुकाबला करेगा, ये इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित ही इस बात पर कोई न कोई फैसला जल्द लेगा कि इन जातियों को, चूंकि जातीय गोलबंदी के आधार पर वोटिंग होना सुनिश्चित है, अब स्थापित सत्य है, तो ऐसी सूरत में
एक मैसेजिंग की, स्ट्रांग मैसेजिंग की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की ओर से है। और अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप संगठन में लाते हो या सरकार में कुछ तब्दीलियां करते हो, तो जो भी चेहरे आएंगे, जो आएंगे, उनको कामकाज करने के लिए, अपना चेहरा स्थापित करने के लिए उस पद के योग्य थोड़ा समय भी चाहिए। इसलिए ऐसी स्थिति में जब एक बड़ा संदेश ऑलरेडी अभी हफ्ते भर नहीं हुए दिल्ली से दे चुके हैं आपके जो ओबीसी नेता हैं, जिन्होंने कहा कसी पीडीएफ में है, तो उनको तो जोड़े रखने की, उनको संभाले रखने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है ही। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उच्च स्तर पर कोई बात हुई होगी, हम्म वरना वरना ये तो थोड़ा चोट लगने वाली बात है। हालांकि आज फिर जवाब दिया है जयप्रकाश निषाद ने। हम्म जयप्रकाश निषाद ने कल जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजय निषाद ने, उसके हम्म जवाब में फिर वही कुछ तमाम बातें की हैं कि हम्म हमारे पीछे पीछे टहलते थे, ये कहाँ से नेता हो गए, कब से नेता हो गए। और नहीं, इन्होंने बिल्कुल किस मैं यही कह रहा हूं कि मैं इसको उससे भी जोड़ूंगा कि हमने देखा कि जयंत चौधरी के खिलाफ लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मोर्चा खोल दिया था। माने पूर्वांचल में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल ये नाराज हैं, बीजेपी के नेता कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते हैं। पश्चिम में जयंत चौधरी आपके सहयोगी हैं, वहां पे भी आपके नेता बोलते हैं। तो फिर कैसे, जब जरूरत है तो ये कैसे नीचे के नेता जो हैं, वो लोकल लेवल के जो नेता हैं बीजेपी के, वो क्यों अनरेस्ट पैदा करते हैं, वो क्यों बार बार इन सहयोगी दलों से पंगा लेते हैं? कोई टोका टाकी नहीं है उनकी, कोई टोका टाकी नहीं है उनको। देखिए ऐसा है हम्म कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो पार्टी की स्थानीय एक संगठन के या पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को भी इसमें दखल देना चाहिए। हम्म प्रदेश अध्यक्ष को दखल देना चाहिए, मुख्यमंत्री को दखल दे करके समझाना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो, वो हमारे साथ है, हमारे सहयोगी दल हैं, उनके बारे में कोई इस तरह टिप्पणी मत कीजिए। अब बिल्कुल। इन्होंने, आपने बहुत सही आपने उदाहरण दिया, हम्म लोक दल ठीक है, जब विपक्षी खेमे में रहते हैं तो सबका नजरिया, सबका दृष्टिकोण, सबकी बातचीत, सबका अंदाज, सबके बयान अलग होते हैं। लेकिन जब आपके साथ हैं, जब आपके साथ जयंत चौधरी हैं, तो उनकी पार्टी या उनके नेताओं पर इस तरीके की बात कहना तो निहायत खराब बात है। इसमें तो दौलत पार्टी ने दखल भी दिया, उनको शायद कहा भी गया कि इस तरह हरकत आप मत करिए। तो ये सब चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें संभाल के चलनी पड़ेगी। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, मैं बारहा कहता हूं, फिर हम्म कह रहा हूं, अभी पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात आज की स्थिति में ऐसे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे उपयोगी इन ओबीसी वर्ग के वोटों के लिए एक तरीके से, मैं संपूर्णतः नहीं कह रहा हूं, एक तरीके से सहयोगी दलों की आउटसोर्सिंग पर डिपेंड होना पड़ता है। आप समझ गए ना, जैसे अपना दल है, निषाद पार्टी है, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, तो इनको तो आपको सहेज के रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने इनको सरकार में स्थान दिया है, इनको आप सीटें देते हैं, लेकिन इनके मान सम्मान के बारे में भी ये देखना पड़ेगा। अब लक्ष्मीनारायण चौधरी का बयान तो निहायत ही उनकी पूरी पार्टी के लिए, बिल्कुल। आरएलडी के लिए अपमानजनक था। उनको लगा भी, ऊपर से बात हुई, उनको समझाया गया। ये सब चीजें सहेज के चलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी समाज मौका मिलता है, मतलब ये दो तरफा है। समाजवादी पार्टी को पूरी तरह मौका मिलता है। अब उनके प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले दल पिछड़ों के आरक्षण का हक खाने वालों से दूर हो जाएंगे। ये पीडीए की ताकत है। यानी वो अपने पीडीए को भी की धार भी तेज कर रहे हैं और बीजेपी की लड़ाई को भी, बीजेपी के एनडीए की लड़ाई को भी अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये तो बैठे बिठाए मौका देने वाली बात है समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो राजनीति है। और जब जातीय राजनीति बड़ी अहम होती है, सीधे सीधे परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली होती है, तब आपकी एक चूक का तुरंत अपोजिशन जो आपके खिलाफ तैयार बैठे हैं उसका फायदा उठाते हैं।
अब उसमें सवाल तो ये भी उठता है कि अखिलेश यादव ने पीडीए के लिए क्या कर दिया उस जमाने में, जब उनकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी तो यही पे इल्जाम लगाती है, क्या कर दिया। उनका कहना है कि ओबीसी में आपने खाली एक जाति है, आपकी मात्र एक जाति है यादवों की, जिसके लिए आपने सारे काम किए। आपने मुसलमानों के लिए, चलिए ठीक है, वो का काम किए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अवसर तो किसी को भी मिलेगा, तुरंत आपके ऊपर इस वक्त चढ़ाई हो जाएगी। और अखिलेश यादव ने जो किया हो न किया हो, मैं इतना फिर से कह रहा हूं, अखिलेश यादव एक बार फिर 2024 जैसा माहौल बनाने में लग गए हैं। और गांव के स्तर पर जो मैंने देखा है, माहौल एक तरीके से बनना शुरू भी हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को जल्द से जल्द इस पर कोई रणनीति बना करके उसको अमल में लाना होगा, वरना ये पिछड़ी जातियों की गोलबंदी अगर 2024 की तरह अखिलेश यादव के पक्ष में हो गई तो फिर संभालना मुश्किल होगा। आपने जैसे कहा, अभी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी की एक सुनना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आपके ही प्लेटफॉर्म पर, अनुराग भदौरिया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 2027 के चुनाव के वो शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं, तो उसको तो रुझान आने लगे हैं, इसको रुझान के तौर पर देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एकदम बहुत ज्यादा, बहुत सतर्क, हालांकि बड़ी पार्टी है, बड़े फैसले लेती है, इसलिए देश में सबसे ज्यादा स्थानों पर उनकी सरकारें हैं, उनकी सांगठनिक क्षमता का लोहा सब लोग मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना दम है, लेकिन समय पर अगर आपने दम लगाया तब तो उसका मतलब है, वरना फिर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन गिनते ही रह जाएंगे, एनालाइज करते रह जाएंगे, समीक्षा ही करते रह जाएंगे कि 2024 में कैसे गड़बड़ हो गया। ये बड़ा रिस्की है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार बनना या न बनना, ये अपने आप में आने वाले देश के सभी चुनावों के लिए एक बड़ा संदेश होता है। इसलिए जो करना होगा भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा करना होगा। और छोटे मोटे झगड़े जो इस तरीके के हैं, जो इनके अपने, ठीक है, अब वो डॉक्टर कोई बता दे, डॉक्टर संजय निषाद ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो जयप्रकाश निषाद के खिलाफ हो गया हो। पहले जयप्रकाश निषाद ने कुछ टिप्पणी की, उस टिप्पणी के जवाब में, भाई सरकार में है, उनके इतने विधायक हैं, सारी चीजें हैं, तो जवाब तो देंगे ही। तो इस तरह के सवाल जवाब आप इतना देख लीजिए, चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कह तो दिया ऐसे, जिस पार्टी में खुद एक राउंड रह चुके हो। चौधरी लक्ष्मी नारायण, कोई पार्टी छूटी नहीं जहां स्वप्न आए हो, लेकिन ऐसी बात बोल दी तो ये जो आरएलडी के जो फॉलोइंग जिस क्षेत्र में, वहां तो संदेश खराब ही गया। ये अलग बात है कोई इलाका समाजवादी पार्टी का नहीं है, लेकिन अपोजिशन तो है हर जगह, इसका मैसेज तो खराब गया है, तो सोचना पड़ेगा। जी, और इससे थोड़ा अलग भी है और थोड़ा मिलता जुलता भी है कि अखिलेश यादव जा रहे हैं बिहार चुनाव में, जाहिर तौर पर वो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। अभी आपने जो बात की कि दलित जो है वो अखिलेश के पीडीए की कमजोर कड़ी है, लेकिन राहुल गांधी का दलित वोट पर जबरदस्त फोकस है, पिछले 2 साल से 3 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव बार बार ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो 2024 के चुनाव में जबरदस्त यूपी में प्रदर्शन करने के बाद भी हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में बिखरा हुआ नजर आया था, यानी अखिलेश और राहुल का साथ, वो अब 2027 के लिए बिल्कुल फेविकोल का मजबूत जोड़ बन गया है। तो जो दलित वोटरों के अंदर अगर किसी तरह की चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाए, कांग्रेस के साथ हम हैं और कांग्रेस हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। बिल्कुल सही सवाल है, बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल के जवाब में खाली एक थोड़ा मैसेज दे दें कि अखिलेश यादव बहुत दूरंदेशी का काम कर रहे हैं, आगे का भविष्य देख करके काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के सारे केसेस पता है, उनको पता है कि उनका बिहार में कोई स्टेक नहीं है, उनको चुनाव
एक दो तीन सीटें, चार सीटें मिल जाएंगी तो ठीक है, 5 सीटें मिल जाएंगी ठीक है, न मिलेंगे तो भी क्या हुआ। मध्य प्रदेश और वहां क्या किया इन्होंने, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव, तीनों भारतीय राजनीति के अपेक्षाकृत युवा चेहरे हैं, युवा क्या, आप सब 50 के इर्द हैं, किसको युवा कहा जाए, लेकिन राजनीति में अपेक्षा युवा है। अपेक्षाकृत राजनीति के हिसाब से युवा चेहरे हैं। हाँ। और अगर खुदा न खास्ता बिहार में इनको कामयाबी मिल जाती है तो जाहिर सी बात है अखिलेश का अपना खुद का आकलन ये होगा कि उनका भी चेहरा बढ़ेगा, उनका भी चेहरा राष्ट्रीय फलक पर गिना जाएगा। और अगर वहां जीतती है अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक वहां जीतता है बिहार में, तो उसका मैसेज उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो 2024, अखिलेश यादव की जरूरत यही है कि जो 2024 में हुआ, जैसे कांग्रेस के कॉम्बिनेशन के साथ राहुल गांधी के लाल किताब साथ लेके चलने के बाद वो कम से कम बना रहे, और अगर वो और चमक जाए तो क्या कहने, फिर तो अखिलेश यादव का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा अखिलेश यादव जरूर सोच रहे होंगे। और इसी दृष्टि से उनकी सारी सक्रियता आप बिहार में देखेंगे, बिहार की सक्रियता से उत्तर प्रदेश का प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग का मतलब है, मसला है। मैसेजिंग तो होगी, अखिलेश यादव का चेहरा राष्ट्रीय फलक की राजनीति में बढ़ेगा, और अगर वहां जीतते हैं तो फिर उसका कुछ न कुछ फर्क जरूर उत्तर प्रदेश के दलितों पर पड़ेगा जी, ओबीसी पर पड़ेगा। एक संदेश होता है ना, तो अखिलेश इस बिट से भी लगे हुए हैं। और आपको अगर याद हो, शायद मैं मतलब बहुत लोगों की अपनी समीक्षाएं होती हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले जब कांग्रेस से काफी कहा सुनी हुई थी मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान, मैंने आपसे एक नहीं अनेक बार, नीरज जी, कहा था कि कांग्रेस को साथ लेकर के चलना अखिलेश यादव की न्यूनतम मजबूरी है, न्यूनतम आवश्यकता है। बिल्कुल। और वही हुआ, बिना उसके साथ नहीं चल सकते। एक तो दलितों का कोई, दलितों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को एकजुट रखने में ये कॉम्बिनेशन कामयाब रहा है। जो टूट का एक भय था, वो भय शून्य हो कर दिया इन लोगों ने साथ मिल करके। तो ये तो साथ रहेंगे, मैं लगातार कहता, कितना क्या सिखा कमलनाथ ने, अखिलेश वखिलेश कह दिया, और ये अजय राय उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या क्या सवाल जवाब हुए, लेकिन तभी मैं कहता रखना ये तो एक साथ रहेंगे, देख लीजिएगा 2024 में एक साथ रहे, और साथ रहने का इन्होंने एक परिणाम भी दिखा दिया। तो अखिलेश यादव की दृष्टि में सारी चीजें हैं। अखिलेश यादव अब वो गलतियां नहीं करना चाहते जो कुछ साल तक उन्होंने सत्ता गंवाने के बाद की हैं। अब थोड़ा दूरंदेशी से दूर की सोच वो करने लगे हैं, क्योंकि उसका परिणाम उन्होंने देख लिया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को अब बहुत सालों बाद इस बात का इल्हाम हुआ, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने जातियों के आधार पर काम न करके बड़ी गलती की है। उत्तर प्रदेश में इतने दिनों तक कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही रहा। जब से मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, धर्म और जात की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी होने लगी, आपने देखा है कांग्रेस अपने आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलती रही, हाँ, बहुत बड़े वो नैतिक बनते रहे, तो दूर रहे। अब जो जातियां जो कांग्रेस को आजादी के बाद जो कांग्रेस के साथ दशकों तक रही, उनकी आज कांग्रेस को आ रही, उस पर काम करना उन्होंने शुरू किया है। चाहे मुसलमान हो, दलित हो, यही तो 3 बड़ी जातियां होती थी, मुसलमान, दलित और अपर कास्ट। कांग्रेस ने इन्हीं के दम पर तो वर्षों तक राज किया है, उस पर काम करना इन्होंने शुरू किया। लेकिन अभी दौड़ बड़ी लंबी है, देखना होगा नीरज जी। जी बिल्कुल। मंजिल जो है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन दौड़ जो है वो चूंकि हर कदम पर इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि दौड़ लंबी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये ज़रूर दौड़ जो है
कौन सी पार्टी कौन सा कदम कहाँ रखती है, उस पर ये निर्भर करेगा कि आखिर मंजिल तक कौन कामयाबी के साथ पहुंचता है। हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।